तो हम लोग क्या पढ़े हैं? वैदिक सभ्यता। ठीक है, आज थोड़ा सा एक नई चीज मैं डिस्कस करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बताने के लिए भी मैं बहुत उत्सुक भी हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से करें, समझे एक्चुअल में वो इंटरेस्टिंग बातें हैं कुछ, और थोड़ी सी नई है, नवीनता है, ऐसा मान के चलो वो। अब एग्जाम के लिए बहुत हो सकता है ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है, मगर किसी को बताने के लिए या फिर खुद को समझ देने के लिए, और भविष्य में किसी को और बताएंगे आप, आने वाले जो पीढ़ी में जो बच्चे होंगे उनको बताएंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, कि भारत का मतलब एग्जैक्टली ये हुआ करता था। ठीक है, उस पर पहले डिस्कस करूंगा मैं। तो क्या जानते हैं भारत के बारे में? अब आप लोग पढ़े हैं, उसकी पूछ रहा हूं मैं, क्या जानते हैं भारत के बारे में? मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूं? हम पढ़ क्या रहे हैं? वैदिक सभ्यता। आज कितना तारीख है? कितना तारीख है? 30 तारीख है। 30/8/2024। एकेडमी का नाम भी लिख देता हूं, इसको ऐसा इंग्लिश में ना लिखा जाए, इनको वैसे लिख दिया जाए। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कितने नंबर टॉपिक है ये बताइए? कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का ना? और क्या है? वैदिक सभ्यता, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, और इसमें हम जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या क्या डिस्कस किए हैं? सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया, तो यही डिस्कस जो किए हैं वही से क्वेश्चन बनते हैं ना। ठीक है, तो वो कम से कम याद हो जाए। ठीक है, और ऑनलाइन में जो बच्चे हैं मुझे मैसेज करेंगे कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, और नाम भी बताएंगे, क्योंकि नाम मुझे पता नहीं चल पा रहा होता है, तो नाम भी बता देंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये हमारा टॉपिक है, और इसमें जो मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, ये क्या डिस्कस किया हूं मैंने पहले? वैदिक मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? वैदिक आर्य, इसकी बात किया था मैंने ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैंने ये डिस्कस किया था कि आर्य का मतलब क्या होता है। तो आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। साइड लाइन में ले रहा हूं इसको मैं, कि हम जो पहले पढ़े हैं वो दिमाग में रहे, पहले पढ़े हैं वो दिमाग में रहे, तो उसमें सिर्फ ये उसके कुछ चीजों को बस मैं उसमें बस जनरल जो है ये डिस्कस कर चुका हूं, और उसके कुछ पॉइंट्स को बस यहां पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं भैया। ठीक है, तो इसमें जो है जो डिस्कस किए हैं ये, उसमें क्या क्या डिस्कस किया हूं मैंने पहले? एक तो मैंने जो है आर्य, इस आर्य शब्द को डिस्कस किया था। ठीक है, और आर्य का मतलब क्या बताया था मैंने? श्रेष्ठ बताया था, एक ये हुआ। उसके बाद फिर इसमें जो है मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। तब मैंने जो इसमें वेद, निशेष किससे? वैदिक, एक शब्द और जिससे क्या बनी है? वेद, और वेद किससे बना है? वेद से। ये भी डिस्कस किया था, यही चला था इसमें ये। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है मैंने डिस्कस किया था इन वैदिक आर्यों का आदि देश, ये डिस्कस किया था मैं, वैदिक आर्यों का आदि देश। तो वैदिक आर्यों का आदि देश के संदर्भ में क्या था? विवाद था। ठीक है, यही था ना एक्चुअल में ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसमें मैंने जो है, इसमें जो वैदिक सभ्यता के उसके कालखंड की बात किया था मैंने, इसके जो है कालखंड, और कालखंड में दो बताया था मैंने, एक पूर्व और एक जो है उत्तर बताया था।
यही एग्जैक्टली ये सब बातें बताया ना एक्चुअल में ये। उसके बाद फिर मैंने डिस्कस किया इस पर जो है डिस्कस किया था मैंने जो है इसके ये जो कालखंड में जो विवाद है, कालखंड आदि विवाद, ये सब भी डिस्कस किया था मैंने। अलग अलग मान्यता इसमें यूरोपीय सिद्धांत, यूरोपीय उत्पत्ति वाला है, और साथ में जो है इस तरफ जो मध्य एशिया वाला है, और ध्रुवीय क्षेत्र है, और तिब्बत वाला, और मूलतः भारत के ही है, इस तरह का ये डिस्कस किया हुआ है। फिर कालखंड मतलब पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, उसमें जो मेजर चेंजेस आए हैं उनके बेसिस पर पूर्व और उत्तर वैदिक, यही है। उसके बाद फिर जो है डिस्कस किया था मैंने इसमें जो है उसके पहले लास्ट सेकंड क्लास में है, ठीक है, वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, ये डिस्कस किया था, यही है ना, ठीक है। और उसमें जो है दो प्रकार के थे जो डिस्कस किया था मैंने, एक क्या है पुरातात्विक है, और दूसरा क्या था इसमें साहित्यिक है। एग्जैक्टली जो है क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं, ये मेजर कंटेंट है एक्चुअल में, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, ये कंटेंट है एक्चुअल में, जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी दिखाया था कल में, तो क्वेश्चन दिखाया था ना ये, ठीक इस तरह से ये। तो उसके बाद फिर जो है इसमें एक जो और डिस्कस किया था मैंने जो है कि वैदिक साहित्य के ग्रंथ, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ, इसके बताया था मैंने, ठीक। अब इसकी जो है ग्रंथ की बात किया था, और उनकी अलग अलग कोटियां, ये भी डिस्कस किया था मैंने ना, कि मंत्र और दूसरा क्या है उन मंत्रों की व्याख्या है। मंत्र मतलब किसकी बात किया था मुख्य रूप में, वेदों की बात किया था, और उसके बाद मंत्रों की व्याख्या, एक अनुष्ठानिक कर्मकांडी वाला था, एक उसमें रहस्यात्मक था, और एक उसमें जो है दार्शनिक पक्ष, यही था। कर्मकांडी पक्ष में जो है पहला क्या था इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, किसकी बात किया था मैंने, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद फिर किसकी बात किया था, जो रहस्यवादी जो है सिद्धांतों को जो उद्घाटित करता है, वो कौन सा है, अरण्यक, ठीक है, जो अरण्य में जो है रह करके उनकी रचना किया था। और उसके बाद फिर जो है जो लास्ट था उसमें जिनका संबंध किससे है, दर्शन से था। यह क्या है, दर्शन से। दर्शन जो शब्द है वो किस धातु से बना हुआ है, दृश्य धातु से। यह ठीक है, जिसका अर्थ है क्या होता है, देखना, ठीक से देखना, गौर से देखना, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया सबसे देखना, ये मतलब था। ये किसको देखना, किसी विचार को, कोई वस्तु को, समझ में आ रहा है ना। ये अब कोई वस्तु मतलब जो है, अभी सुबह सुबह अगर कहीं पर गर्म समोसे अगर बन रहे होंगे तो देखना है, मगर उसको थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जो है हमें ठीक से सोचना है उसके बारे में कि उसका हमें भी खाना है कि नहीं खाना है, ठीक है, देखने का एक दृष्टिकोण। इसीलिए जो है हर एक व्यक्ति जो है क्या है, दार्शनिक है। दार्शनिक में वो छोटा और बड़ा हो सकता है, यही मतलब हुआ ना, इस तरह से। ये तो इसमें जो है किसमें फिर दार्शनिक में मतलब क्या है, उपनिषद मुख्य रूप से। अब उपनिषद में जो है बताया था मैंने, उप किससे बना, इसका मतलब क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या है, उप और निषद। तो उप का मतलब क्या हुआ, पास में, निकट में, समीप, और दूसरा क्या है निषद मतलब बैठ करके। तो पास में बैठकर क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो उपनिषद में मुख्यतः किसकी बातें है, वो ज्ञान की बातें है ये, ठीक है। हालांकि उसमें जो है कुछ बातें जो है कर्म और भक्ति की भी है, कर्म और भक्ति की भी है, मगर मुख्यतः उसमें किसकी बात है, ये ज्ञान की बात करता है ये। तो ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, अस्तुमा सदगम है। तो असत्य जो मिथ्या है, जिनके बारे में हम जानते नहीं, हम जो सही बातें हैं हमें वास्तविक ज्ञान पता नहीं है, इसीलिए हम जो है जो मिथ्या है उनको ही सही मान रहे होते हैं। इसीलिए जो है उस असत्य से, मिथ्या से किस तरफ, जो सत्य वास्तविक ज्ञान क्या है, ठीक है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है, वो एग्जैक्टली वास्तविक ज्ञान क्या है, और वहां तक पहुंचने का जो उत्तम सर्वोत्तम जो मार्ग है वो क्या है। तो उपनिषद में मुख्यतः वो मार्ग क्या बताए हैं, ज्ञान मार्ग। कौन सा मार्ग है उपनिषद, मुख्यतः ज्ञान मार्ग।
और इसी उपनिषद का जो है, जो 108 उपनिषद है ना, उनका जो क्रक्स, जो सारांश या जो सार है या जो मूल है, किसमें आता है ऐसा मानते हैं? श्रीमद् भगवद गीता, जिनमें जो है जो मोक्ष, मोक्ष मतलब 4 पुरुषार्थों में सर्वोच्च, कितने पुरुषार्थ है? 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ का मतलब ये है, एक पुरुष, पुरुष का मतलब किसी महिला और पुरुष जैसे लिंगी जेंडर जो हम बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। पुरुष का मतलब एक व्यक्ति, ठीक, जिसमें पुरुषत्व हो, ठीक है, जिनमें बुद्धिमता हो, विवेक हो, वो ऐसे व्यक्ति, चाहे महिला या पुरुष, उनमें जो है उनके जीवन के कितने कितने अंतिम लक्ष्य, कितने? 4। कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अंतिम जो लक्ष्य है कौन सा है? मोक्ष है, ठीक है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है वो मार्ग क्या हो, इसी के बारे में जो है, अब इस मोक्ष को जो है वैदिक ग्रंथों में, वैदिक दर्शन में मोक्ष कह दिया गया, जीवन के अंतिम लक्ष्य को। वैसे जो है बुद्ध के दर्शन में, भगवान बुद्ध के दर्शन में उनको क्या कह देंगे? निर्वाण। वही जो है भगवान महावीर के जैन दर्शन में, जैनिज्म में क्या कह देंगे? कैवल्य। समझ में आ रहा है? ये तो एग्जैक्टली जो है मोक्ष की ही अवधारणा है। तो कौन सा है आप? मोक्षा, यही है, जिसका मतलब क्या है? सामान्य भाषा में कोई कहता है दुखों का अभाव, कोई कहता है स्वर्ग की प्राप्ति, कोई कहता है ईश्वर की प्राप्ति। समझ में आ रहा है ये? इस तरह से तो कई अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया गया है, अलग अलग जो दर्शन है उसमें, और समय और देश के अनुरूप, काल के अनुरूप। यही है। पुरुषार्थ कितने हैं? 4 पुरुषार्थ है ये। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष। कुछ लोग जो है इस चारों पुरुषार्थ को मानते हैं और कुछ मानते नहीं। कुछ जो है 2 को मानते हैं, और 2 को मानने वाले मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? वो जो रात और दिन और जीवन भर कुछ न कुछ चबाते रहते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? चरवाक। यही है ना, चरवाक। और चरवाक दर्शन के प्रणेता किसको मानते हैं? चरवाक को। किसको मानते हैं? चरवाक को वो, ठीक है। तो इसी में एक बताया था मैं, उनको बदनाम करने के लिए जो है कई एक छोटा सा कविता जैसा गढ़ दिया गया था, जब तक जियो शान से जियो, पैसे नहीं है तो उधार लेकर के घी पियो। किसका है? चरवाक ने नहीं कहा, ये उनको बदनाम करने के लिए कहा। जैसे आए दिन जो है राजनीतिक गलियारों में जो है बदनाम करने के लिए कई कई तरह के मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जाती है, इस तरह से है। तो ये सब बातें है, ठीक है। अब इसी में मैंने फिर बता दिया कि मंत्र है, तो उसमें सांख्य दर्शन की बातें कही मैंने, समझा रहे हैं? ये दर्शन वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दर्शन शास्त्र में अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार चीजें हैं, तो समझ में आएगा बहुत सारी चीज। तो थोड़े दिन बाद में जब दर्शन पढ़ेंगे तो फिर हम लोग भी क्या है, बड़े दार्शनिक बन जाएंगे, क्योंकि हम दर्शन की बातों को समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो भारत में जो है क्लासिकल जो फिलॉसफी है, जिनको कहते हैं शास्त्रीय दर्शन, और एक जो है वर्तमान में जो है जो मॉडर्न फिलॉसफी आप जो है इंडिया की कहते हैं आधुनिक दर्शन, और वेस्टर्न वाला दर्शन वो अलग है। ये पश्चिम वाला तो देखेंगे तो उनका जो वास्तविक भौतिकवाद वाला है, और हमारे यहाँ थोड़ा सा भौतिकता भी है और साथ में क्या है, आध्यात्म है। दोनों में क्या है, बैलेंस है, संतुलन है हमारे यहाँ। समझ रहे ना? भारत के संविधान में भी संतुलन है, अधिकार और कर्तव्य में संतुलन है, यही है ना एग्जैक्टली ये, ठीक। तो ये संतुलन भगवान बुद्ध भी जो है क्या कहते हैं, मध्यम मार्ग। आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे या फिर पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जब एग्जाम में लिख रहे होते हैं या फिर इंटरव्यू में कुछ बातें कह रहे होते हैं, तो वहां भी क्या चाहिए, हमें संतुलन ही चाहिए, बैलेंस बना के रखना है। ना तो इस पक्ष की तरफ देखना है और ना तो इस पक्ष की तरफ हमारा झुकाव होना है। ये भारत की विदेश नीति का जो क्रक्स है वो किस पर टिकी हुई है, संतुलन पर टिकी हुई है। हमें इस तरफ रूस की तरफ भी चीजें ध्यान रखना है और पश्चिम की तरफ भी ध्यान रखना है। दोनों को हमें क्या करना है, बैलेंस करते हैं अपने राष्ट्र हित को साधते हुए। इसीलिए एग्जाम्स की तैयारी में भी जो है हमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता किस बात की है, संतुलन की है, मध्यम मार्ग की है, जो भगवान बुद्ध ने बता रखे हैं। वेदों में यही बातें हैं, वैदिक साहित्य में यही बातें हैं। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी समझते हैं, अति तरह से पढ़ते हैं तो पुराने वैदिक साहित्यों में ही
पुराने हमारे जो है जो मान्यताओं में क्या है, अति सर्वत्र वर्जित, ऋग्वेद का एक सूक्ति विषय है। देखिए पढ़े 6वीं क्लास में, अति सर्वत्र वर्जित। तो अति जो है वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है, समझ आ रहा है ना। ये तो एकदम परफेक्टली जो है 7:25 में ही पहुंचना, ये भी थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा आसपास 20-25 तक पहुंचना ठीक है, 25 और 30 के बीच पहुंचना ठीक है, मगर 7 बजे ही आ जाना और इस तरफ 8 बजे ही आना, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। इंद्र आपके लिए बहुत फीट बैठता होगा ये, ठीक है। हाँ तो ये तो ऐसी जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण इसमें, हाँ ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद फिर मैंने क्या किया था, इसमें वैदिक साहित्यिक ग्रंथ और उनकी कोटियां समझ में आ चुका होगा ये। तो मैंने चारों वेद की बात किया और उसके बाद वेद से संबंधित जो अलग अलग कालखंड में जो ग्रंथ लिखे गए, संकलित किए गए, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद, और उसके बाद तो फिर से है इसमें कई जो है जो सूत्र ग्रंथ लिखे गए, 6 सूत्र ग्रंथ वही दर्शन वाला है, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है स्मृति ग्रंथ है, फिर उसमें पुराण है, महाकाव्य है, वो सब बात की रचनाएं हैं, वो सब बात की रचना है। रामायण और महाभारत का भी चित्रण हम देखते हैं रामानंद सागर कृत रामायण और महाभारत वाले में, ठीक है। तो वो जो है एक तरह में गुप्त काल का चित्रण है। एग्जैक्टली जो है स्टोरी कहां की है, रामायण और महाभारत वाला है, जो लगभग 1000 से लेकर के 500 BC के आसपास में घटित हुए ऐसा मानते हैं। मगर एक्चुअल में जो है इनका जो चित्रण या इनका संकलन ये लिखा गया फाइनली किस काल में, इनको जो लिखा हुआ मिलता है हमें, ये गुप्त काल में। और गुप्त काल में क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था जो है अपने विकास के चरम पर था। जिस समय भारत की जो है आर्थिक और जो सांस्कृतिक जीवन को जो है स्वर्ण काल, क्लासिकल एज कहते हैं। ये किन काल को, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहते हैं। जैसे वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से जो है उछाल दिख रहा है, देखे होंगे भारत की अर्थव्यवस्था में जो है बहुत तेजी से ग्रोथ दिख रहा है। ये पूरी दुनिया में जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत कमजोर या फिर लड़खड़ा रहा है, उस समय भारत के जो है अर्थव्यवस्था बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हम एग्जाम के लिए है, ऐसा दोस्तों ना है, आप लोग भी नहीं देख रहे होंगे तो धीरे धीरे जो है देखना प्रारंभ करेंगे, समझा रहेंगे। जैसे कि हमारा जो है सेंसेक्स समझते हैं, ये स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो सेंसेक्स है जो सेंसिटिव इंडेक्स है, और साथ में निफ्टी वो 82,000 तक पहुंच रहे हैं, जो पहले बहुत कम हुआ करता था, सूचकांक होता है ये, ठीक है। और वैसे ही जो है फिच, इकरा और S&P जैसे जो बड़ी एजेंसी है जो रेटिंग करता है मतलब इनकी स्थिति क्या है उनको देख करके, कई बेसिक जो कंपोनेंट है उनको देख करके वो अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में इनकी अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। तो वो ठीक ठाक मजबूत है। इस तरह से कहते हैं कि पिछले वर्ष इनका जीडीपी का विकास दर जो है इतना था, मगर अब बढ़ करके जो है लगभग 7.2% तक बढ़ेगी, समझ आ रही है। इस तरह से छत्तीसगढ़ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खिलाड़ियों को जो है पुराने समय में जो खिलाड़ी जो जीतकर आए थे उनको बड़ी मात्रा में कल पुरस्कार वितरण भी किया गया, 67 लाख और साथ में 65 लाख अलग का। साथ में जो है राज्य सरकार के लिए घोषणा किया गया है कि जो ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल लेके आएगा उनको 3 करोड़ जो है तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जो सिल्वर लेके आएगा 2 करोड़ रुपए, जो वो ब्रॉन्ज वाला लेके आएगा 1 करोड़ रुपए। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपए जो है रातों रात अगर जो है करोड़, और समझ रहे ना ये। तो स्वाभाविक है ये छत्तीसगढ़ में खेलों के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए, खेलों के प्रोत्साहन के लिए ये बहुत जरूरी भी है। छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये भारत सरकार तो अलग है ही, वो तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो ये सब है, उसके साथ नौकरी वगैरह तो फ्री मिलता ही है, ठीक है। ये बात है, यह समझा रहे नहीं है। तो जिस क्षेत्र में भी जाए उत्कृष्टता को जो है प्राप्त करने का प्रयास करें, ऐसे भारत के संविधान में एक मौलिक कर्तव्य भी है, पढ़े हैं ना 11 मौलिक कर्तव्य में ये। तो ऐसे ये जो इतिहास है ये भी संविधान है, अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, कला और संस्कृति या समाज और दर्शन, ये कोई अलग अलग विषय नहीं है, बल्कि ये सब आपस में क्या है, अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है। और उसको वैसे ही अगर पढ़ा जाए तो एग्जाम्स की तैयारी जो है ये ठीक तरीके से कर सकते हैं, जिसमें जो है हमारी सफलता जो है संदिग्ध नहीं होती है। वास्तविकता यही है, शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे तो शॉर्टकट तरीके से क्या है, रिजल्ट आएगा।
रिजल्ट कैसा होगा? शॉर्ट ही होगा। शॉर्ट इतना हो सकता है कि जो रैंक जो आता है उसकी सूची में सबसे निचले से बाहर वाले में चला जाए। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए जो शॉर्टकट तरीका जो है ऐसे ही खतरनाक है। शॉर्टकट का मतलब होता है मूर्ख तरीका, वास्तविक में यही मतलब होता है। अगर वो इंसाइक्लोपीडिया की जो है उसकी डिक्शनरी में जाएंगे तो शॉर्टकट का मतलब होता है इस तरह से। ठीक है, तो वैसे नहीं है, थोड़ा ठीक से पढ़ना है और हमें ठीक तरह से, मतलब पढ़ने का मतलब क्या है, समझ के साथ पढ़ना है। तो समझ कर पढ़ेंगे तो तथ्य को हम जो है जो समझे रहेंगे उसमें ही पुट करते चले जाएंगे, और एग्जाम के समय जब क्वेश्चन पूछेगा तो तथ्य वो जो समझ जहां पर हमने बना रखे हैं अलग अलग दिमाग के कोने में, ठीक है, वहीं से एक एक तथ्य हम निकाल निकाल के रखते चले जाएंगे। यही मतलब हुआ ना। तो थोड़ा सा क्या करना है, हमें दिमाग को तैयार रखना है। जैसे कंप्यूटर में जो अलग अलग ऐसे फोल्डर और वो सब बना लेते हैं ना, बनाते होंगे आप भी, बनाते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही जो है उस फोल्डर में से कोई फाइल निकालना है तो फिर क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो दिमाग को भी हमें थोड़ा सा तैयार करना है। तो हम ये अलग अलग जो टॉपिक ले रहा हूं वैसे नहीं है, ये क्यों क्या छोटा छोटा फोल्डर ही है बेसिकली ये। ठीक है, अब इसी में जो है हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। अब उस नया फोल्डर का जो नाम है, नए फोल्डर का नाम है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया दैट्स भारत, राइट, या फिर इनको जैसे भी समझे। तो हम एग्जैक्टली थोड़ा सा ही शुरुआत कर, क्योंकि यहीं से जो है भारत और भारत वर्ष, इंडिया जम्बू द्वीपे भारतवर्ष है। ठीक, या फिर जो है भारत का मतलब एग्जैक्टली क्या है और इंडिया का मतलब क्या है, किसने इनको जो है हिंदुस्तान और किसने इनको जो है बाकी और बातें कही है। मूल बातें थोड़ी सी यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग लेकर के जो है हम वहां से फिर आगे बढ़ जाएंगे। इनके जो है वो जो आर्य और अनार्यों के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। युद्ध बताया था मैंने, ये कौन सा युद्ध? 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध, कैसे हुए थे, क्यों हुए थे, उनके बारे में ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडियाज ऑफ इंडिया दैट भारत, इनकी बात करें। लिखते चलेंगे फटाफट करके ये। ठीक, इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसमें बात कर रहा हूं मैं आइडियाज ऑफ इंडिया दैट्स भारत। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली ये कहा जाए भारत अर्थात इंडिया की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया दैट्स भारत, इसकी बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है हमें इतिहास और जो हमारी संस्कृति और जो साहित्यिक ग्रंथ है उसमें भारत के बारे में किस तरह की बातें रखी गई है उनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें तो सबसे पहले जो है ये जो मौलिक बातें हैं, ये मैं किनकी बात कर रहा हूं? मैं इंडिया दैट्स भारत की जो ओरिजिन है, इस टर्म्स को जो है किस तरह से समझा जाए। तो सबसे पहले और जो महत्वपूर्ण और प्राथमिक जिनका प्रयोग करना ही है हमें, जिनका हमें प्रयोग करना ही है, अनिवार्य रूप से करना है ये। ठीक है, और जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी में जा रहे हैं तो वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब जब हम राज्य की सबसे बड़ी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सोच में वो बातें झलकनी चाहिए। कौन सी बातें झलकना चाहिए? कि हमारा जो विचार और जो हमारा व्यवहार किसके सम्मत हो? संविधान के सम्मत हो। तो हमारे जो आइडियाज ऑफ जो इंडिया दैट्स भारत जो है उनका विचार कैसा होना चाहिए? भारत के संविधान के अनुरूप, उनके सम्मत, उससे इतर हम जाकर के ना सोचे। समझ में आ रहा है ये? तो इसीलिए जो है भारत के संविधान में जो है इंडिया दैट्स भारत के बारे में जो है जो कुछ भी कहा गया है उनको हम पहले समझेंगे।
मूल बात यही है। जो है भारत के संविधान में जो है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारत के संविधान में। तो भारत के संविधान में जो है, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में है, भारत के संविधान में जो है भारत के बारे में, भारत की भूमि और उसके नाम के बारे में, किनकी बात कर रहा हूं मैं? भारत के संविधान में किनकी बात कर रहा हूं मैं? भारत के संविधान में भारत की भूमि, भारत का भूमि। अब भारत की भूमि मतलब किसकी बात कर रहा हूं? भारत की भूमि का जो भूमि विजन क्या है? उनका राज्य क्षेत्र, उनका भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक और उनका राजनीतिक क्षेत्र। भारत का जो भूमि या उनका जो राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र, इनके बारे में जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में, भारत के संविधान के जो है भाग 1 के अनुच्छेद 1 के उपखंड 1 में, किनकी बात कर रहा हूं मैं? भारत के संविधान के भाग 1 है, जिसमें उसका विषय वस्तु क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिनमें जो है 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद है। 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद है। पहले अनुच्छेद में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, जिनमें उपखंड 1, उपखंड 2 और उपखंड 3 है। उपखंड 1 में भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1 है, और अनुच्छेद 1 के जो है उपखंड 1 में क्या नाम है इस देश का? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। ये कैसा है? राज्यों का संघ है। अब ये हम राज्यों का संघ है उसके एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें बस मेनली समझ रहे हैं भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये बातें कह रहे हैं। ठीक, अब इसमें जो है भारत अर्थात इंडिया में जो है, जो भारत के संविधान की बात कर रहा हूं, इसमें ये देश का जो है, भारत का, इस देश का क्या है? नाम है। तो इस देश का नाम क्या क्या हुआ? भारत, और दूसरा क्या है? इंडिया। इंडिया दैट्स भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये पहला जो है आर्टिकल है हमारा भारत के संविधान का ये। ठीक, तो इस देश का जो नाम है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोण से इस देश का नाम क्या है? भारत है। राइट, इस देश का नाम जो है क्या है? भारत। सभी दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो भी इस देश का नाम क्या है? भारत है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो भी इस देश का नाम क्या है? भारत है। ठीक है, वैसे जो है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अगर बात करें तो भी इस देश का नाम क्या है? भारत है। राइट, सभी दृष्टिकोण से जो है यहां जो लोग रहते हैं समेकित रूप से जो है एकत्व की भावना के साथ में रहते हैं, उन सब में हम एक है की भावना है। इसी वजह से उन समुदायों का जो राष्ट्र है उसका नाम क्या है? भारत है। जो क्या है? एकता है जिनमें, जिसमें क्या है? अखंडता का विचार है। समझ में आ रहा है ये? मगर इस भारत को विश्व स्तर पर, इस भारत को विश्व स्तर पर तब जब अपने संबंधों को जो है बनाना है, संबंधों का निर्वहन करना है। समझ आ रहा है ये? अपने संबंधों को निर्वहन करना है ये। तो राजनीतिक विश्व स्तर पर, राजनीतिक और राजनयिक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टर्म्स में इस देश का नाम जो एक सशक्त और समृद्ध भारत का हो, वहां क्या है? इंडिया। इंडिया मीन्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत का जो आधिकारिक नाम है विश्व स्तर पर,
जो समझा जाता है और जो मान्यता भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, वहां क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। समझ में आ रहा है? ये तो दो टर्म्स यूज किया मैंने। एक मैंने पहले क्या बताया? भारत। तो इस भारत का अर्थ क्या है? भारत देश का जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी रूपों में, सभी दृष्टिकोण से इस देश का नाम क्या है? भारत है। जबकि इसी भारत कोई आधुनिक जो संदर्भ है उनमें, आधुनिक संदर्भ, और आधुनिक संदर्भ मतलब किन की बात कर रहे हैं? वो एक ऐसे भारत की हम बात कर रहे हैं जो अब विश्व की अभी वर्तमान में 5वीं अर्थव्यवस्था है। ठीक है, विश्व की क्या है? 5वीं अर्थव्यवस्था है। अंतरिक्ष में अपने यान बनाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो रहा है। किसके लिए? गगनयान के लिए। मंगल तक हमने अपने यान भेजने की तैयारी कर रखा है और भेजे भी है। कौन सा? मंगलयान। चंद्रमा तक हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार तक अपने यान पहुंचा चुके हैं ये, राइट। ऐसी जो है समुद्री क्षेत्र में भी जो है बड़े बड़े जो है हमारे क्या है अब उपलब्धियां हैं। भारत सरकार का जो है कई बड़े जो है उपलब्धियां, ठीक है, कई उपलब्धियों में जो है बड़ी उपलब्धि भारत सरकार का जो है, भारत का परमाणु पनडुब्बी। कल ही जो है एक नई परमाणु पनडुब्बी दूसरे नंबर का अरिघात, आईएनएस अरिघात, उनका जलावतरण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहले नंबर कौन सा है? गूगल में सर्च करके देखेंगे आप लोग को। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? परमाणु पनडुब्बी। अभी वर्तमान का जो नाम है अरिघात। क्या नाम है? अरिघात। अरि मतलब क्या होता है? दुश्मन। अरि मतलब क्या होता है? दुश्मन। और घात मतलब, समझ में आ रहा है ये? इस प्रकार से ये, तो हम उस भारत की बात करें तो देश समझ में आ गया कि भारत के संविधान में जो है इस भारत की जो भूमि निश्चय जो राज्य क्षेत्र है हमारा, उसका नाम सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या है? भारत है। जबकि इसी का जो है आधुनिक दृष्टिकोण में विश्व स्तर में तब जिस रूप में इंडिया, जिस रूप में इस देश को जाना जाए, तो वो क्या है? राजनीतिक और राजनयिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक और रणनीतिक और राजनयिक, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिक। समझ में आ रहा है ना ये? क्योंकि राजनीतिक स्तर पर जो है राज्य मतलब उसमें 4 चीजें होती है, बता चुका हूं पहले मैं। राजनीतिक स्तर पर एक देश का मतलब उसमें 4 चीजें होती है: जमीन, जनसंख्या, संगठित सरकार, और वो सरकार कैसा हो? संप्रभु हो, तब उनको एक देश। तो भारत उस प्रकार का है, भारत उस प्रकार का है जिनका स्वरूप कैसा है? लोकतांत्रिक है, जहां पर किसी एक राजा या वंशानुगत कोई शासन नहीं होता है। इसीलिए ये भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। समझ में आ रहा है? इसीलिए भारत की सरकार अगर विदेश स्तर पर कोई सम्मेलन, संगोष्ठी या जहां पर कोई बैठकें या प्रेस वार्ता होता है, तब उसमें लिखा होता है भारत का जो नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये अभी चाहे प्रधानमंत्री सब रूस पे जाए या फिर यूक्रेन जाए, या हमारे विदेश मंत्री कोलंबो गए, अभी तो पता होगा ना, ये कोलंबो गए हैं वहां पर, ये कुछ दिन पहले यहां वहां काफी घूम रहे हैं। ठीक है, तो विश्व स्तर पर भारत किस रूप में जानते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो आधिकारिक नाम है भारत का जो है क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य है। पहली बातें तो यही हुआ, क्लियर है यहां तक ये? ठीक, उसके बाद फिर जो है अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में क्या है आगे? इसमें अब इसमें इस भारत अर्थात इंडिया में जो है, इस भारत अर्थात इंडिया में जो है ये जो क्षेत्र है, ये तो एग्जैक्टली ये जो क्षेत्र है इसमें 3 बातें सम्मिलित होती है। इस भारत अर्थात इंडिया में उनके जो राज्य क्षेत्र है उसमें 3 बातें, 3 क्षेत्र सम्मिलित होती है। नंबर 1 28 राज्य है, 8 संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, और अन्य क्षेत्र जिनको, अन्य क्षेत्र जिनको अर्जित किया जाए। ये एग्जैक्टली क्या है? भारत का जो है राज्य क्षेत्र है। ये एग्जैक्टली क्या है? भारत का
राज्य क्षेत्र है। प्रारंभिक परीक्षा में अगर ऐसे पूछेंगे या मुख्य परीक्षा में पूछेंगे तो उनको बहुत स्पष्ट और सरल सहज तरीके से बता देना है कि इंडिया दैट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स कि जो टेरिटरी है, जो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल जो टेरिटरी है, उसमें 3 मुख्य टेरिटरी जो है सम्मिलित होते हैं। एक 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश वर्तमान में, और अन्य क्षेत्र जिनको अर्जित किया जाए। अभी तो अर्जित नहीं किए हैं, मगर पहले हमने अर्जित किए हैं, गोवा, पुडुचेरी, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, पहली बात है ये किसकी बात कह रहा हूं मैं, भारत के संविधान में जो है जो आइडिया ऑफ इंडिया है। ठीक, अब उसके बाद इसको लिखे हैं, लिख लिए, ठीक। अब इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद फिर जो है दूसरी जो बातें हैं ये इसके नाम को लेकर के, ठीक है। इसमें थोड़ा साइड साइड में तो लगातार लिखते चले जाना है ये, इसमें जो है आपको लिखते चले जाना है ये, ठीक है। तो अब इसमें जो है एक बातें और है इसमें, एक बातें और है इसमें कि पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं ये। पुराने समय का मतलब मैं कब की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा पौराणिक काल की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही जो है इस जो भारत का जो क्षेत्र है, ये जो भारत का जो क्षेत्र है, ये जो भारत का जो क्षेत्र है, ये भारत का जो क्षेत्र है, ये अपने आप में जो है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एक सुस्पष्ट भौगोलिक और एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में स्थापित रहा है। भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई, भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि भूगोल ने जो है इस भारत की भूमि को एक स्वरूप प्रदान किया है। भूगोल ने जो है इस भूमि को जो है एक स्वरूप प्रदान किया है। कैसे कि इसके लगभग तीनों तरफ, उत्तर और उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी, यहां पर क्या है, हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यही है। 3 दिशाओं से अगर देखें तो क्या है, हिमालय है, जहां पर पहुंचना उतना आसान नहीं है, घिरी हुई है ना। एवरेज में जो है 8000 मीटर की ऊंचाई है, वहां तक पहुंचे तो एक एवरेज में कहीं पर कम ज्यादा हुआ है ये, मगर लगभग अब 8848 मीटर की ऊंचाई, कौन सा, माउंट एवरेस्ट, सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट। K2 गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम में भी, कंचनजंगा, सब ऊंची चोटी है ये, ठीक है। एवरेज में भी अगर लेंगे तो स्वाभाविक है, जब उस तरफ ध्रुवीय क्षेत्र की हवाएं भी यहां तक पहुंच नहीं पा रही है, तो बाकी इंसानों की पहुंचने की तो बहुत दूर की कौड़ी है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये, ठीक। इनके साथ साथ ये तो जो है हिमालय विशाल पर्वत की बात कर दी है। बाकी और अगर देखें, बाकी और अगर देखें, यहां पर क्या है, श्रीलंका पड़ोसी जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। इसके साथ अगर देखें तो इस तरफ 3 क्षेत्र, 3 क्षेत्र, ये एग्जैक्टली क्या है, ये कौन सा है, विषुवत रेखा है। ये कौन सा है, विषुवत रेखा, जिनको आप भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। कौन सा है, भूमध्य रेखा भी कह देते हैं ये। इनके साथ साथ जो है इसमें और भी कई बातें जुड़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा जो है मैं इसको आइडियाज देता हूं। ये क्या है, मकर है, और इधर क्या है, क्या है, कर्क है। समझ आ रहा है ये, इस तरह से ये। तो इसके साथ साथ अगर देखें तो ये भारत जो है इस तरफ क्या है, ये क्या है, हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। और यहां पर अगर देखें तो इस तरफ क्या है, अरब, तो क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इस तरफ क्या है, अरब सागर है ये। तो ऐसे अगर देखें तो भारत जो है चारों तरफ से अगर देखें तो क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र जिसके चारों तरफ अगर देखें तो अपने आप में एक सुरक्षा घेरा है। समझा रहे ना ये, इस तरह से ये। तो प्राचीन काल से इस भूमि को जो प्रकृति ने भी बड़ा सुरक्षित या सोच समझ करके बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है ये, ठीक। पहली बात है तो यही हो गया। इनके साथ साथ अब इस क्षेत्र में, यही क्षेत्र में ही लोग रहते हैं मूलतः, इस क्षेत्र में लोग रहते हैं ना, इस क्षेत्र में क्या है, जो लोग रहते हैं वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में हजारों साल से भले जो है उनमें आपस में वो झगड़ते रहे हैं,
हजारों साल से भले आपस में वो झगड़ते रहे हैं, भले सबकी जो है जीवन की विशेषताएं जो है अलग अलग रही है, ठीक है। वो अगर भीमबेटका से भी अगर बात करे, भीमबेटका से जो है अगर बात करे, कौन सा, उस पूरा पाषाण काल के जो है लोगों का जो हाथियों में बैठ करके घूमते थे, यही है ना, चित्र मिले हैं, ठीक है। वहां से लेकर के अब वो पूरा पाषाण के बाद फिर मध्यपूरा, फिर उच्चपूरा, और उसके बाद फिर जो है मध्य पाषाण, फिर जो है उस तरफ नवपाषाण क्रांति, और वहां से बस्ती और स्वावलंबी बस्ती ने फिर क्या कर डाला, क्या किया, प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता कौन सा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता, उनका विकास, राइट। लंबे समय तक उनकी बात किया मैंने, और उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे उसमें फिर जो है उसी जो नगरी जो तत्व थे, जब उनका पतन हुआ तब वहां से जो है ताम्र पाषाणिक बस्ती और महापाषाणिक, राइट। और वहीं से जो है कुछ लोग या तो बाहर से आए कहते हैं, या फिर जो वहीं कहीं विकास किए। तो धीरे धीरे जिनकी जानकारी क्या से मिलती है हमें, वैदिक साहित्यों से, वैदिक ग्रंथों से, ये राइट। ये लोग, किन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, वैदिक आर्यों की बात कर रहा हूं। और आगे चलकर यही सब लोगों ने जो है लोहे का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। वही सब जो है यहां पर लोगों प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये वहां से लेकर के जो है वर्तमान तक, जैसे जो है शिवलिंग की पूजा जो है हड़प्पा काल में प्रचलित हुआ करते थे, नवपाषाणिक काल में जो है उनके जो बस्तियां, जो नवपाषाणिक काल में जो लोग रहते थे, वो अपने पूर्वजों, उनकी जो जब किसी मृत्यु हो जाता था, अपने पूर्वजों के जो है उनको दफन करने के लिए या तो अपने घर के आंगन में या फिर पिछवाड़े में जो है वहां जाकर दफन करते थे, किनको, अपने पूर्वजों को। आज भी जो है कुछ बड़े बुजुर्ग, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाता है तो उनको बहुत पास के क्षेत्र में उनको दफन या उनकी समाधि बनाया जाता है, आज भी होता है ऐसा। तो वो हड़प्पा काल की, नवपाषाण काल, मतलब कब की बात कर रहा हूं, लगभग 9000 बीसी के आसपास की जो है जो मान्यता, जो सोच, जो विचार आज भी जो है प्रासंगिक बना हुआ है। यही स्थिति है हड़प्पा काल में, जिस प्रकार से जो है वो शिवलिंग की पूजा, मालूम ही है, ठीक है, वो बैल की पूजा है, वृक्ष पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, केले की पूजा, ठीक है। और परंपरा में अगर देखें तो ऐसे जो है महिलाओं का जो है सिर ढकने वाला हाथ, ठीक है, सिंदूर लगाने वाला, गले में जो है ऐसे पहनने वाला, और यहां पर जो है चूड़ियां, समझ रही है, ये सब। तो ये तो काले रंग की चूड़ियां विशेष रूप से, ठीक है, महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब बात है। तो ये तो आज भी बैलगाड़ियां, आज भी गांव में बैलगाड़ी है, समझ रही है, ये कई सारी बातें। तो हड़प्पा काल की जो बेती बातें हैं वो आज भी जो है। और वैदिक साहित्य में वैदिक सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक और दार्शनिक जो मान्यताएं हैं, वो तो जो है आगे चल करके देखे तो वहां जो है बड़े जो सांस्कृतिक जो गतिविधि है उनका आधार बन गया। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं, ये मतलब ये जो है कि सांस्कृतिक रूप से ये जो क्षेत्र है ये लंबे समय तक क्या है, एक रहा है, इस प्रकार से। ठीक, इस इकाई की बात कर रहा हूं। मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल से ये जो क्षेत्र है, प्राचीन काल से जो है ये यहां जो है, यहां एक स्पष्ट एक भौगोलिक इकाई के रूप में रहा है, भौगोलिक इकाई के रूप में ये, ठीक। और साथ में भौगोलिक इकाई के रूप में, और साथ में क्या है, एक सांस्कृतिक पहचान इनकी रही है, राइट। ये बातें हुआ। इसी को जो है, इसी के बारे में जो है जो पौराणिक ग्रंथ है हमारे, ये किन में बात कर रहा हूं मैं, जो पौराणिक ग्रंथ है। तो जो पौराणिक ग्रंथ है, उस पौराणिक ग्रंथ का मतलब किन ग्रंथों की बात कर रहा हूं मैं, जो पुराण है या उससे संबंधित है, ऐसे ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में जो है जो हमें जानकारी मिलती है इस भारत अर्थात इंडिया, दैट्स
भारत के बारे में है। वहां मिलता है कि पौराणिक राजवंश में जो है एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था दुष्यंत, राजा दुष्यंत। और उस दुष्यंत के पुत्र हुआ करते थे भरत। उसके नाम पर जो है इस देश का नाम पड़ा, क्या? भारत। एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूं मैं कि पौराणिक राजवंश में जो है एक राजा हुआ करते थे दुष्यंत और उसका पुत्र हुआ करता था राजा भरत। मैं भारत नहीं कह रहा हूं, मैं भैरत कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? भारत। इसके नाम पर जो है इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। जिसका जो है वर्तमान जो स्वरूप है भारत के संविधान में, वह क्या है? इंडिया दैट्स भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। समझ में आ रहा है ये बात है। तो पौराणिक जो ग्रंथ है हमारे, ये तो पौराणिक ग्रंथों में जो है किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक राजा हुआ करते थे राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत और राजा दुष्यंत के एक पुत्र हुआ करते थे। इनके पुत्र जिसका नाम क्या हुआ करता था? भारत हुआ करता था। और उसके नाम पर ही इस देश को क्या पुकारा जाने लगा? भारत। भारत देश का नाम पड़ा। ऐसा पौराणिक ग्रंथों में उसके अनुसार ऐसा एक मान्यता है। ठीक है, हम कितनी सही और कितनी गलत उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो है उनको, उन बातों को जो है जानने का प्रयास कर रहे हैं जिनका संबंध किसी न किसी रूप में किससे है? भारत से है। राइट। मगर इनके साथ साथ जो है अनेक विद्वानों में जो है एक दूसरी और भी जो अवधारणा जो है जो प्रचलित है। अनेक विद्वानों के अनुसार जो है जो एक और जो अवधारणा जो प्रचलित है वह है कि प्राचीन काल में यहां रहने वाले जो है एक जनजाति रहते थे, एक रहने वाले एक समूह जिसका नाम हुआ करता था भारत। राइट। विद्वानों में जो है इस प्रकार की एक विचार है, सोच है कि प्राचीन काल में इस भारत की जो भूमि है, इस भूमि में एक जनजातीय समूह रहा करते थे जिसका नाम हुआ करता था भारत। भारत की बातें नहीं कह रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं भारत की बात कर रहा हूं। उसके नाम पर जो है इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक। किनकी बात कर रहा हूं मैं? विद्वानों में एक विचार। ठीक है, तो एक विचार जो है अनेक विद्वानों में है। एक विचार कौन सी बात कर रहा हूं मैं? कि एक जो है जनजातीय समूह, एक जो है जनजातीय समूह हुआ करता था और उस समूह का जो नाम हुआ करता था भारत। इसके नाम पर जो है इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। क्लियर है यहां तक ये? ठीक। इसके बाद फिर जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो है इसके संदर्भ में जो नाम आता है, इसके संदर्भ में जो रेफरेंस आता है, वह बात है। हो गया? हो गया? आगे बढ़े। राइट। इनल हो गया? ऑनलाइन में बच्चे लिख रहे हैं इसको? ठीक है, लिखेंगे, जहां समझ में नहीं आएंगे मुझे पूछ लेंगे फिर से। मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं? अब 3 बातें मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं वहां से और आगे बढ़ रहा हूं। बढ़े? ठीक। अब तीसरी जो बातें कह रहा हूं मैं, चौथी बातें मुख्य रूप से अगर देखें तो इनको चौथी बातें हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। ये जो है वैदिक ग्रंथों में, वैदिक साहित्यों में जो है इस भारत देश के नाम को लेकर के जो विचार है
वहां विचार इस प्रकार का है, विचार इस प्रकार का है कि इस देश का जो नाम, जो भारत है, ये भारत जो नाम पड़ा है, ये एग्जैक्टली जो है वैदिक ग्रंथों में इसके बारे में या फिर इस भारत को लेकर जो बातें कही गई है वह है भाया रताम इति भारतम। भाया रताम इति भारतम मतलब भाया मीन्स भा का मतलब होता है प्रकाश, ज्योति, पुंज, किरण। किसकी? एक ज्ञान रूपी या एक प्रकाश रूपी एक ज्योतिर्मय जो है किरण जहां से प्रवाहित होती है, ज्ञान की किरण जहां से प्रवाहित होती है, ज्ञान आधारित जिनकी व्यवस्था बनी है, जहां पर ज्ञान की जो है सर्वोच्चता है, ज्ञान का शासन है, ज्ञान आधारित जो है क्षमता आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में उपजी हुई है, जिसके बेसिस पर जो है उस देश की पहचान होती है। इसीलिए इस देश का जो नाम है वैदिक साहित्यों में कहते हैं अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। मिस तम से, अंधेरे से, अज्ञानता से किस तरफ? प्रकाश की ओर। मिस किस तरफ? ज्ञान की ओर ले चलो। ऐसी बातें जो है हमें जो है ऋग्वेद के अलग अलग ऋचाओं में जो मिलते हैं, इन सबके बेसिस पर जो है जो कुछ मान्यताएं हैं, जो भारत की जो है सांस्कृतिक मान्यताओं का एक आधार है कि इस देश का नाम भारत का अर्थ है भाया रताम इति भारतम। राइट? मतलब जो प्रकाश युक्त देश है, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, किसका? ज्ञान का। देश का नाम क्या है? भारत है। समझ में आ जो कह रहा हूं मैं ये? तो एग्जैक्टली इसमें क्या बातें हैं कि वैदिक साहित्यों में, किनकी बात कर रहा हूं मैं? वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में किनकी बात कर रहा हूं मैं? इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। तो भारत का जो जिससे बना है या जो डिराइव्ड है, जो शब्द है, ये जो डिराइव्ड शब्द है वो क्या है? भाया रताम इति भारतम। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं इसमें? भाया, संस्कृत है ना ये, भाया रताम इति भारतम। इति क्या है? भारतम। ये जो शब्द है, तो इसका एग्जैक्टली जो अर्थ है, इस भाया जो शब्द है वो एक्चुअली भा से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकाश। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकाश। ठीक है? और प्रकाश का मतलब क्या है? ज्ञान। इसका संबंध किससे है? ज्ञान से है। ठीक है? यही है ना ये। तो भारत को जो है, प्राचीन भारत को, फिर सांस्कृतिक भारत, प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसमें सबसे महत्व किसका? ज्ञान का। और ऐसा जो है हमें कहां पर? वेदों में भी है। कौन सा? वेदों में क्या है? तमसोमा। और इस तरफ अस्तोमा। तो पढ़े होंगे ये बातें है ये। ठीक है? तो ये जो भारत है, इस भारत का जो है जो संदर्भ है वो इस प्रकार का है वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये तो एक बातें हुआ इधर से। और आगे बढ़े। अब जो अन्य और जो मान्यता है उनको भी ले लेते हैं। ये अन्य मान्यता इस प्रकार की है, इसमें जो है इंडिया को लेकर की है। इनमें जो है इंडिया को लेकर की, इंडिया को लेकर जो मान्यता है, ये सब जो है मान्यता इंडिया को लेकर के जो है
इनमें जो है इंडिया को लेकर जो मान्यता है ये इस प्रकार का है। ये जैसे इंडिया, ठीक है, तो इंडिया जो शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो सिंधु नदी के नाम से हुई है। राइट, इनकी बात कर रहा हूं मैं। इंडिया जो शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है, इसकी जो उत्पत्ति है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंधु, जो एक नदी का नाम है, जो क्या है, एक नदी है ना, सिंधु के नाम से हुई है। अब बता रहा हूं कैसे एग्जैक्टली है। ठीक, जैसे भारत में जो है प्राचीन काल से जो है बहुत कई अलग अलग समय में जो है विदेश से जो है आक्रमण हुए। इस भारत में जो है इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विदेश से कई बार आक्रमण हुए। मतलब यहां से जो है कई आक्रमणकारी भारत, कई आक्रमणकारी जो है भारत में आए, भारत आए, यही हुआ। ठीक, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहां पर जो एक नदी प्रवाहित होती है, कौन सी नदी है हमारी? ये कौन सी है? सिंधु। और उनकी इस तरफ बाकी सब क्या है? सहायक नदी है। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से है। ये कौन सा हुआ? सिंधु, और बाकी सब उनकी सहायक नदी हुआ। और एग्जैक्टली अगर ये देखा जाए तो अगर कोई मान लो जो है इस तरफ, अगर कोई जो है अगर यहां से भी अगर मान लो आ रहा है, पश्चिम के क्षेत्र से भी अगर आता है, कौन सा, मैं अगर इसको पश्चिमी या फिर उसको मध्य एशिया भी कह दूं, यहां से भी अगर कोई आता है, या फिर और सदूर क्षेत्र इन सेंस, और यहां से भी अगर आगे बढ़ करके अगर यहां पश्चिमी एशिया या फिर पश्चिमी एशिया या फिर इधर कहीं से भी, या फिर इस तरफ अगर देखें यहां से भी, तो इधर कोई अरब से भी अगर आता है, अरब से भी, अरब मतलब फारस, ईरान, इराक वाले क्षेत्र से, यहां से भी, तो ये स्वाभाविक है। अगर ग्लोब में अगर देखिए इनको, वो अगर इनको ग्लोब में देखे तो ग्लोब तो बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसको ऐसा कर दिया जाए, मान लो ये विषुवत रेखा, विषु अगर कर दिया जाए इनको, तो ये क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? इसके लिए जो है ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये पश्चिम की तरफ, और ये किस तरफ? पूर्व की तरफ। तो किस तरफ के देश कहलाएंगे? ये पूर्व की तरफ। इनके लिए जो है इस तरफ के देश, क्या देश में रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे? पूर्व की तरफ के लोग। ठीक, अब कोई मध्य एशिया से जो आएगा वो भी क्या कहेगा? पूर्व तरफ के लोग। कोई इधर पश्चिमी एशिया से इधर इधर के बारे में बात करेगा तो भी क्या बोलेंगे? पूर्व एशिया के लोग, इस पूर्व क्षेत्र के लोग। और इस तरफ अरब या फारस वाला जो क्षेत्र है, अरब और फारस का मतलब ये है कि अरब मतलब सऊदी अरब, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन, यूएई। ठीक, इसी की बात कर रहा हूं। और वही से थोड़ा सा जो है फारस वाला थोड़ा और उत्तर आगे बढ़ेंगे तो ईरान, इराक। ठीक है, ये सब बातें ये, ठीक है, तो ये सब चीज, तो यहां पर जो लोग रहते थे वो इस तरफ के लोगों को क्या बोलेंगे? ये पूर्वी देश के लोग है, ये उनके पूरब, क्योंकि पश्चिम की तरफ, तो उनके पूर्व की तरफ कौन? इस तरफ के लोग। और वो इस तरफ के लोग मतलब इसमें मुख्य पहचान क्या, कहां पर रहते हैं? वो सिंधु के आसपास के लोग रहते हैं, सिंधु और आसपास की नदी के किनारे रहते हैं। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से कई आक्रमणकारी यहां पर आए, जैसे कि यहां पर खून आए, ये एक आक्रमणकारी है। ये कौन है? खून। खून खून जो है इसमें एक मिहिर कुल, एक बड़ा महत्वपूर्ण तोरमान, ये सब पुराना शासक है भारत के, हम पढ़ेंगे आगे जो है, उत्तरोत्तर काल में जो है इन सबका आक्रमण ऐसा हुआ है। ये खूनों का आक्रमण पड़ते हैं। ये मिहिर कुल एक बड़ा शक्तिशाली जो है राजा हुआ करता था, तोरमान उसमें बड़ा। तो ये जो है फिर बाद में भगवान शिव के उपासक भी बन गए, यहाँ पर आए आक्रमणकारी रूप में, और यहाँ पर भगवान शिव के उपासक बन गए सब लोग। ये ऐसे ऐसे, कोई भगवान बुद्ध का, तो कोई भगवान महावीर का, तो कोई भगवान शिव का, तो कोई और, समझा रहे ना? ये इस प्रकार से। ये तो विदेशी आए, मगर वो कहाँ रह के किसके बन गए?
भारत के बन गए, ऐसा। तो अब इसमें कोई विदेशी तो ऐसा नहीं है। तो हूण आए, यूनानी आए, नहीं पहले यूनानी आए, हूण आए, फारस के लोग यहाँ पर आए, ठीक है। और वो मध्य एशिया से जो है वो शक, कुषाण, पहलव, ये सब लोग यहाँ पर आए, ठीक है। सबने देखा कि यहां पर एक मुख्य नदी कौन सी बहती है, सिंधु नदी बहती है, राइट। जिसने इस क्षेत्र के बारे में लिखने का प्रयास किया, लिखा, वो कौन थे, फारस के लोग। वो कौन थे, फारस के लोग, फारसवासी। फारस में जो है, जो फारस मतलब ईरान वाला क्षेत्र, जिनकी धार्मिक ग्रंथ क्या है, अवेस्ता है, बताया था मैंने, ये अवेस्ता है ये, ठीक है। इसमें जो है उसने सिंध, जो सिंधु में जो सिंध क्षेत्र है, सा, अब वहां पर उनके उच्चारण में जो है फर्क है। वो सा को जो है सा उच्चारण नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या बोलना शुरू कर दिए, सा को वहां जो है हा बोलना शुरू कर दिए। सा को क्या बोलना शुरू कर दिए, हा बोलना शुरू कर दिए। तो एग्जैक्टली जो है सा किसे बदल गया, हम बदल गया, और शब्द क्या बन गया, हिंदू। समझ में आ रही है। तो सिंध जो है, जो क्षेत्र वाला था, वो क्या बन गया, हिंद वाला क्षेत्र बन गया। फर्क ये आया। जैसे होता है ना, कुछ शब्द हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं, कभी कभी नहीं बोलते बनता है हमसे ये, तो क्या है, तो थोड़ा बिगड़ा ही रूप ही कर देंगे, ऐसे होता है ना ये। अब जैसे कि ओडिशा, तो ओडिशा, ओडिशा, तो ब्रिटिश लोग बोल नहीं पाते थे, उसका नाम क्या कर दिया, ओडिशा कर दिया। बाद में उनका नाम तो अभी बदला हमने, यही हो रहा है ना, इस तरह से ये। तो वैसे तो कई उसमें किए हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ कि फारस में जो है ये सा एग्जैक्टली क्या हो गया था, सा एग्जैक्टली क्या हो गया, हा उच्चारण होना शुरू हो गया। और यहां से फिर जो है ये सिंधु, ये क्या हो गया, हिंदू हो गया। क्या हो गया, हिंदू। और बाद में जो है इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको कहा जाने लगा हिंदुस्तान। ये भी शब्द देखोगे ना, ड्राइव होता है ये हिंदुस्तान। तो ये इस तरह से आ गया ये, ठीक है, हिंदू हो गया। और ये सब जो है इस प्रकार की ये हो गए, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, ये हो गई है। अब उसमें जो है दूसरा जो शब्द वाला कौन सा है, इंडस। दूसरा कौन सा है, इंडिया वाला है ये। तो इंडिया के नाम जो है कैसे आ गया, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया, देख लिए हिनल, ठीक है। अब इसमें जो है इंडिया वाला, तो इसमें तो ये मैंने बताया कौन सा बताया, फारस के बारे में बता दिया, ठीक है। अब उसमें जो है यूनानी और जो रोमन वासी थे, मैं किसकी बात कर रहा हूं अब, यूनानी और रोमन, क्योंकि ये लोग भी तो जो है भारत में आए आक्रमणकारी के रूप में ना। अब यूनानी में जो कौन सबसे पहले साइरस ने आक्रमण किया था, और बाद में फिर वहीं से जो मकदूनिया वाला शासक, रोमन क्षेत्र मकदूनिया, वो कौन आए थे, सिकंदर, बाद में जो आए थे। तो इन्होंने भी जो है इस प्रकार से भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है इसमें इन्होंने सिंधु जो शब्द है, इनके द्वारा जो सिंधु जो शब्द है, ठीक है, सिंधु, तो सिंधु मतलब किनकी बात कर रहे हैं ये, सिंधु जो शब्द है, तो सिंधु के लिए उन्होंने जो है एक शब्द यूज करना शुरू कर दिया, इंडस। किनका, इंडस, इंडस। और यहीं से फिर आगे जो है ये शब्द धीरे धीरे इनका रूप बदलते बदलते वो क्या बन गया, इंडिया बन गया। तो क्या बन गया, इंडिया बन गई है। समझ में आ रही है, इस तरह से ये। तो ये सब जो है इस प्रकार से जो है नाम आया, ठीक। एक ये हो गया, यहां तक क्लियर है ये, ठीक। अब एक नाम थोड़ा सा और है ये, एक थोड़ा सा और का मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो वेदों में या वेदों जो पुराणों में जो है उसके अनुसार जो है वो मान्यता उस प्रकार की है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, पुराणों की बात कर रहा हूं मैं,
कुछ पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार की मान्यता है कि पौराणिक ग्रंथों में जो एक मान्यता है कि जो भूमि क्षेत्र है, इस पूरी पृथ्वी में जो भूमि वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये पहले भूभाग जो है, जो बड़ा भूभाग हुआ करता था, इस भूभाग को जो, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार से कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है। अब सुनी भी होंगी इसमें यह कि बहुत पहले जो है, जो पूरा जो विशाल भूभाग है इस पृथ्वी का, उसका नाम हुआ करता था भारतवर्ष। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, कुछ पौराणिक मान्यता है ये भी है, बस मान के चल रहा है कि पौराणिक मान्यताएं हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। हो सकता है कभी एग्जाम में ना पूछे, या फिर कभी कहीं न कहीं जो है कुछ बातें आप ये कहना बोलना सीखें, ये भी उसको बोले, ठीक, उसके संदर्भ में ये। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है, इनके अनुसार जो है, इसके अनुसार जो है, एक मान्यता इस प्रकार की है इनमें कि जो भूमि का पूरा, जो पूरा संपूर्ण भूमि का जो हिस्सा है, संपूर्ण भूमि का जो हिस्सा था, उसका नाम क्या हुआ करता था, भारतवर्ष, ठीक। और ये जो भारतवर्ष जो है, इसमें कई अलग अलग द्वीप हुआ करते थे। इस भारतवर्ष में जो है कई द्वीप, और कई द्वीप के मतलब किन की बात कर रहा हूं इसमें, 7 द्वीप हुआ करते थे। इसमें जो है 7 द्वीप हुआ करते थे, और 7 द्वीप में जो है कुछ द्वीप के नाम बता रहा हूं भैया, बहुत पूरे को याद करने की आवश्यकता नहीं है। उनमें से एक द्वीप जो हुआ करता था, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में एक जंबू नाम का जो है पौधा जो है उगता था। उस द्वीप में जो है बहुत बड़ी मात्रा में एक जंबू, जंबू समझते हैं, हैं? नहीं, बांस नहीं, वो भी कह सकते हैं, पर बांस नहीं एक्चुअली, वो जंबू, उसको थोड़ा सा ऐसा माना जाए, बांस की है, थोड़ा सा समझ लो, वो झाड़ियां है बेसिकली, ये झाड़ियां ही है। अब आप लोग देखे नहीं है तो मैं कुछ मैं कैसे बताऊं, वो कल्पना करना, जो चीज देखा नहीं है तो फिर वो तो कल्पना करने में मुश्किल काम है ना, ठीक है, समझ रहा नहीं है। अब मैं कुछ भी अगर कहूंगा कि कुछ कुछ भी अगर कह दूंगा मैं ये, ठीक है, अब उसमें जो है टेड़ुआ, अगर मान लो कहूं मैं टेड़ुआ, अब मैं कभी जानवर का नाम है, ठीक है, तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जो कल्पना हम किसको करते हैं, जो देखे हैं, यही है ना। अब जो अदृश्य, जो देखा ही नहीं गया, उसके बारे में क्या कल्पना कर पाएंगे आप ये, ठीक है। तो ऐसे ही है, अब ये मान तो एक जम्बू है, और उस पर्टिकुलर द्वीप में, जम्बू किसका करूं मैं, जम्बू द्वीप, इसे इसलिए भी कहा जाता था, इसीलिए कहा जाता था कि वहां पर जम्बू का बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन, मतलब वो पौधे उगते थे, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ करता था, जम्बू, ठीक है। एक वनस्पति है बेसिकली ये, इसीलिए इस द्वीप का नाम क्या पड़ गया, जम्बू द्वीप। इसीलिए इस द्वीप का नाम क्या पड़ गया, जम्बू द्वीप, ठीक। तो वर्तमान जो भारत की बात कर रहे हैं, जिस भारत की, वो एग्जैक्टली क्या है, वो जम्बू द्वीप वाला है, वो क्या है, जम्बू द्वीप वाला है। और इसीलिए जो है इस जम्बू द्वीप वाले में जो है एक जो बातें कहते हैं ना, इसमें ये, इसमें जो बातें कहते हैं ये क्या है, जम्बू द्वीपे आर्य वर्षे भारत वर्षे, पढ़े कोई सुने हैं पंडित लोग, जब वो जो दान दक्षिणा और वो ये सत्य नारायण की जब पूजा करवाते हैं, तो उसे वे शुरुआत कर रहे होते, उस समय ये पढ़ते हैं, अमुक नाम लो अपना, अमुक नाम, अपने गोत्र का नाम लो, ठीक है। तब उसमें पर्टिकुलर ये जो जो सत्यनारायण की पूजा हो रहे हैं, वो अमुक देश से, तो भारतवर्ष देश से, अमुक द्वीपे, जम्बू द्वीपे, समझ में रही है, अब समझ में, इस तरह से ये, तो मैं उसको, है क्या, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, हाँ हाँ सही भी चलता है, रामायण में भी चलता है ये, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो क्या है, जम्बू द्वीपे आर्य वर्ष से भारत वर्ष से, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, चलो, जम्बू द्वीपे आर्य
वर्ते भारत वर्षे, ये ऐसा है। जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारत वर्ष, ऐसा। ठीक है, ये तो ये जो है जम्बूद्वीप के रूप में उनकी पहचान हो गई है। ठीक है, ये अब इसके बाद हो गया तक ये। अब इसके बाद जो है हम कहां पढ़ रहे हैं, वैदिक। तो इस वैदिक वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ये कल उसको भूगोल वाला बताया था मैंने ये। ठीक, अब यहां से आगे बढ़ रहा हूं मैं ये। अब इसमें जो है हमें जो समझना है कि वैदिक काल में ये, तो एक तो क्या हो गया उसमें, वैदिक काल मतलब कौन सा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यही बात है ना। इनके मैं इसको साइड में अगर इसको ले लूं, इसको मैं साइड में ले लेता हूं। वैदिक काल का मतलब क्या है, ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल, इस वैदिक काल का मतलब क्या हुआ, इसमें दो बातें सम्मिलित है, दो खंड है। एक कौन सा है, पूर्व वैदिक है, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। ये बातें हैं ये। अब ये मतलब कौन सा, 1500 बीसी से कब तक, हाँ ये तो रट्टे मार रखे हैं इसीलिए बहुत तेजी से ना आ गया। ठीक है, इतना बीसी तक ये। ठीक है, तो सभाई कि ये क्षेत्र तो ये पहले वाला क्षेत्र हो गया, यही जो है मूल क्षेत्र हो गया इनका, यहां पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा मान के चलो। ठीक है, जबकि यहां पर जो स्थिति आएगी इस वाले फेज में, वो स्थिति क्या है, यहां से ये क्षेत्र निकल करके जो इधर जाना शुरू कर देंगे, इधर और इस तरफ भी आना शुरू कर देंगे, यही है। आर्यों को क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से ये मतलब क्या होगा, इसके राज्य का विस्तार हो जाएगा, इनके राज्य का विस्तार हो जाएगा। अब इसके राज्य का विस्तार का मतलब क्या है, ये धीरे धीरे जो है वो जो मुख्य क्षेत्र इनका जो हुआ करता था, कौन सा वाला, सप्त सिंधु प्रदेश वाला, तो सप्त सिंधु प्रदेश से जो है उनका अब विस्तार होना शुरू हो जाएगा, उनका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो प्रारंभिक स्तर में जो है इनके जो मुख्य जो क्षेत्र है और आगे भी जो है उनका विस्तार हुआ। तो वैदिक काल में, उस पूरे कालखंड की बात कर रहा हूं, इस पूरे कालखंड में जो है वैदिक आर्यों का जो क्षेत्र हुआ करता था, प्रारंभिक में भी और आगे चल के जो विस्तृत हुए, मतलब वैदिक कालीन जो है भौगोलिक प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र उनकी बात कर रहा हूं भैया। ये आगे जब पूरी इतिहास जब पढ़ेंगे उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करेगा। क्षेत्र को अगर जानेंगे ना तो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जब इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, वैदिक कालीन और रामायण और महाभारत कालीन जब छत्तीसगढ़ की इतिहास पढ़ेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये फैक्टर, इसलिए जानबूझ के ले रहा हूं मैं ये। किनकी बात कर रहा हूं मैं, वैदिक कालीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र, इसमें ले रहा हूं मैं वैदिक कालीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र। इस समय जो है 6 प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे, इस समय जो है 6 प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे। मैं एक मैप ले आता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। पेन ड्राइव लगा है, इसमें से नहीं है।
यहां से एक मैप ले आता हूं। ठीक है, अब इसको जो है मैं नाम तो लिखूंगा, इसको मैं यहां पर रखता हूं छोटा सा समझने के लिए, कुछ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, उस तरफ लिखने का काम हो जाएगा हमारा। और इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूं। ठीक, अब इसको समझो। ये जो क्षेत्र है इसमें जो है 6 क्षेत्र हुआ करते थे। इसमें जो है 6 क्षेत्रों की बात कर रहा हूं भैया। ठीक है, 6 क्षेत्र। अब 6 क्षेत्र मतलब मैं इसमें कुछ कुछ प्रमुख नाम की बात कर रहा हूं। जैसे इसमें जो एक नाम हुआ करता था इनका जो है सप्त संधव प्रदेश, ये तो जानते हैं ऑलरेडी आप। पहला जो नाम है इसमें क्या है, सप्त संधव प्रदेश, ये पहला नाम हुआ। ठीक, और ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मूलतः किसका, ये पूर्व वैदिक काल में जो है वैदिक आर्यों का ये निवास क्षेत्र था। किनकी बात कर रहा हूं मैं, ये पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में ये वैदिक आर्यों का ये क्या है, निवास क्षेत्र है ये, जहां पर 7 नदियां, जहां पर 7 नदियां बहती है। और 7 नदियां मतलब मुख्य नदी इसमें कौन है, सिंधु है, और सिंधु की उनकी सहायक नदी है। और सिंधु की सहायक नदी मतलब कौन कौन सा, जो वर्तमान नाम अगर कहे तो क्या क्या है, झेलम है, और चेनाब है, और रावी है, और सतलज है, और व्यास है, और सरस्वती। कुल मिलाकर कितने, 7 नदियां जिस प्रदेश में प्रवाहित होती है इसे हम क्या बोलेंगे, सप्त। क्योंकि सिंधु इसमें मुख्य है इसीलिए सप्त संधेय प्रदेश, क्या बोलेंगे, सप्त संधेय प्रदेश। क्लियर है यहां तक ये। ठीक, इस तरह से ये तो एक क्षेत्र कौन सा हो गया, सप्त संधेय प्रदेश। तो इस सप्त संधेय प्रदेश का मतलब मैं किन की बात कर रहा हूं, कि यहां इस क्षेत्र से जो है सिंधु नदी यहां से ऐसे निकलती है और ऐसे जो है प्रवाहित होते हुए यहां पर इस तरफ चली जाती है। ठीक है, और इनके साथ साथ जो है इनकी जो सहायक नदी है, इनकी जो सहायक नदी है उनमें जो बड़ी नदी ले लेता हूं पहले मैं, वो कौन सा है, क्या है, सतलज। ये कौन सा है, सतलज। सतलज की छोटी सहायक नदी है, उस वो गड़बड़ हो गया, ये हो गया सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु की जो सहायक नदी है यहां से मैं ले लिया इनको पंजाब, और इधर यहां से उत्तराखंड वाले क्षेत्र से, और यहां इसकी सहायक नदी कौन सी है, व्यास है। और सतलज की जो सहायक नदी है पहले कौन आ जाएगा इस तरफ, रावी नदी। वो कौन सा है, रावी नदी। तो रावी नदी जो है ऐसे पंजाब, और ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं, तो एग्जाम में यही सब पूछते हैं ना, आईएएस में पूछा गया है कि सतलज और ये जो व्यास है और जो रावी और चेनाब, इनका प्रवाह किन किन राज्यों में है, इसलिए ज्यादा और एफर्ट लगा रहा हूं मैं। तो ये तो दिमाग में आना चाहिए कि सतलज का प्रवाह कहां पर है और व्यास का प्रवाह कहां पर है, आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये ऐसे, अब यहां पर कौन सा है, रावी। तो रावी जो है एग्जैक्टली यहां पर जो है ये हिमाचल क्षेत्र से उनका उद्गम है। इनका उद्गम वहां से जम्मू कश्मीर, और वहां से किनारे होते हुए पंजाब की तरफ से इधर ये क्या हो गया, और यहीं पर हड़प्पा भी हुआ करता था। ठीक है, इस बारीकों को देखना है, तो इसी है। अब उसके बाद फिर यहां से हम कहेंगे क्या है, चेनाब।
ठीक है, चेनाब, और यहां से फिर जो है कौन सा, झेलम। समझना इसका मतलब ये, तो जेटली जो है नदी को आपको ऐसे पढ़ने भी है। ठीक है, तो ये स्थिति है हमारी ये। तो ये जो क्षेत्र कहलाया गया इसका, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं इसमें, ये जो क्षेत्र कहलाया गया इनका, ये जो पंजाब और ये वाला क्षेत्र, मतलब इसमें कौन कौन सा है, नदी हो गया ये। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो क्षेत्र कौन सा, क्षेत्र कौन सा जाएगा यहां पर, ये जो ये जो पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये सिंधु तक्षशिला ये वाला क्षेत्र वाला। ठीक है, और इस तरफ जो है पंजाब का कुछ हिस्सा, पश्चिमी यूपी का कुछ हिस्सा। ठीक है, जहां पर ये हरियाणा वाला कुछ हिस्सा, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, और ये जो कुरु, और ये जो जितनी बात कर रहा हूं ना, ये वाला क्षेत्र, तो ये एग्जैक्टली क्या कहलाएगा, यही जो क्षेत्र है, यही जो क्षेत्र एग्जैक्टली क्या कहलाएगा वो, यही जो क्षेत्र क्या कहलाएगा एग्जैक्टली, ये सप्त सिंधु प्रदेश। तो ये हो गया सप्त सिंधु प्रदेश, एक यो हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो क्षेत्र है वहां है ब्रह्मावर्ते। दूसरा जो क्षेत्र है इसमें, वहां जो क्षेत्र है ब्रह्मावर्ते। ये सब जब छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आएगा ये उसमें। जब क्योंकि छत्तीसगढ़ अपना कोई वैदिक कालीन सब में कोई इतिहास को पता नहीं चलता है ना, तो मैं इसके बेसिस पर ही बताने हैं वो, इसलिए इसको मैं जानबूझ के करवा रहा हूं। ठीक है, तो उस ब्रह्मावर्ते, तो ब्रह्मावर्ते मतलब जो है ब्रह्मावर्ते प्रदेश, इनको तो ब्रह्मावर्ते प्रदेश। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हुआ करता था, अभी वर्तमान जो दिल्ली और जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वर्तमान जो दिल्ली और जो आसपास का क्षेत्र, अब दिल्ली आसपास क्षेत्र मतलब किन की बात करूंगा मैं, इनको थोड़ा सा मैं हो सकता है बहुत सटीक ना बन पाए, मगर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो दिल्ली कहां पर होगा, ये यहीं पर मान के चलो, ये जैसे कि ये तो हरियाणा हो गया, इधर राजस्थान हो गया, और ये यूपी वाला क्षेत्र इधर वाला, तो ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कहां पर हम दिल्ली को जो है यहीं पर ले सकते हैं। दिल्ली को जो है हम जो है उसको यहां पर ले सकते हैं, ऐसा मान के चलो। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा मान के चलो वो, तो कौन सा ले रहा हूं मैं, यही कौन सा है, ब्रह्मवर्त प्रदेश। ये छोटा हो गया थोड़ा सा बाल, ये कौन सा है, ब्रह्मवर्त प्रदेश दूसरा हो गया। तो किन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ये दिल्ली और आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता था ब्रह्मवर्ती प्रदेश। ठीक, और एक जो है ब्रह्मर्षि वर्ष, ब्रह्मर्षि वर्ष, एक और जो है थर्ड नंबर है ब्रह्मर्षि प्रदेश, ये क्षेत्र। तो एक ब्रह्मवर्त क्या है मैंने, एक ब्रह्मर्षि। ठीक है, ये जो है गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, इनकी बात कर रहा हूं मैं यहां से, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है। दोआब समझते हैं, दोआब मतलब दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, जो उर्वर भूमि होती है बेसिकली, बाढ़ से जो मिट्टी बनते हैं ना मैदान, उसको क्या बोलते हैं, दोआब। दो नदियों के बीच की भूमि होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, दोआब। थोड़ा सा उपजाऊ मिट्टी है मान के चलो। तो ये एग्जैक्टली जो कहां पर, ये जो गंगा, तीसरी क्या होता है, ब्रह्मर्षि प्रदेश, यही तो लिख रहे हैं हम ना। ठीक है, ये दिल्ली कैसे लिखने फुल केस में, ब्रह्मर्षि। अच्छा, ब्रह्मर्षि प्रदेश की बात करो, ब्रह्मवर्त की बात किसका है, ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि मतलब किसकी बात करो मैं, गंगा यमुना, गंगा और यमुना का दोआब, दोआब क्षेत्र। अब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब देखो इसको गंगा नदी भी प्रवाहित कर देता हूं यहीं पर से मैं। अब इधर से जो है गंगा को जो है रेड में ही लेते हैं, यहां से अब गंगा नदी कहां से निकलेगी, गंगा कहां से निकलेगी, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री है, और ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है ना, तो ग्लेशियर हुआ उनका उद्गम, वो तो सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर कह सकते हैं उनको आप। गंगा जो उद्गम कहां है, ओरिजिन ऑफ गंगा कहां पर, नहीं
नहीं, गोमुख पढ़े हैं ना, गोमुख। गंगोत्री तो ग्लेशियर है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। तो उस ग्लेशियर में जहां पर उनकी मुख्य धारा बनती है, दो नदी भागीरथी और अलकनंदा, तो धारा जहां से जो है उनका उद्गम है, तो क्या है, गोमुख, ठीक है। वहीं से धारा बनती है ना, तब इधर से जब भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, दोनों कहां मिलती है, देवप्रयाग, तब उनको कहते हैं गंगा। जाह्नवी भी कहते हैं इनको, गंगा का एक नाम जो है जाह्नवी भी है, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र, अब इसको मैं यहां से जो है, अब गंगोत्री मतलब कहां पर, गंगोत्री मतलब कहां पर है, ये कौन से पहाड़ी में है, कौन से पर्वत में है, अरे पेपर में एग्जाम में यही पूछते हैं, ठीक है। कहां पर है, शिवालिक में, कौन से हिमालय, बाह्य हिमालय, यहां पर, यहां से इसको मैं उतार दे रहा हूं, ये हो गया गंगा, और यहां से ऐसे, ठीक। यहीं पर जो है यमुनोत्री, यहां पर जो है यमुनोत्री, अब यमुनोत्री जो है यहां पर इलाहाबाद कर लो, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, चलेगा इतना, ठीक है, इलाहाबाद में ये, तो मैं जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। और जो एक जो पौराणिक नदी की जो बात कर रहा हूं मैं, तो ये अब इसमें जो है, ये जो क्षेत्र है हमारा, अब इसमें तो इस तरफ में वो ब्रह्मवर्ती ब्रह्मपुत्र को भी यहां से मैं निकाल दे रहा हूं। अब ये मान के चलो जो है ऐसा हो गया, ये समझा रहा, अभी ये कौन सी नदी हो गया, ये हो गया ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये जमुना, और यहां पर क्या है, मेघना, ये सब नाम पढ़े ज्योग्राफी में, ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक जो पौराणिक नदी को भी वहां पर उल्लेख कर रहा हूं मैं, एक कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं, एक पौराणिक नदी, एक पौराणिक नदी। अब पौराणिक नदी मतलब कौन सा, जो लुप्त हो गई है, या कहते हैं पताल में समा गई, उनके बारे में, यह जिनके अवशेष मात्र बचे हुए हैं, कौन सा, घग्गर और हकरा नदी के रूप में, घग्गर और हकरा नदी के रूप में। तो वो जो है इस हिमालय क्षेत्र से, क्या है, हिमालय क्षेत्र से, ये हिमालय क्षेत्र से निकल करके जो है, हिमालय क्षेत्र से निकल करके जो है ऐसे इस तरह से बहते हुए ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से हुआ करता था। और यूपी में यहीं पर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, तो थोड़ा सा ये और मुझे लगता है इधर जाना चाहिए था, इसको थोड़ा सा और किनारे कर देता हूं, ऐसा कर दिया जाए, तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया, पौराणिक सरस्वती है, ये मान लो क्या है, पौराणिक सरस्वती नदी, ठीक है। और यही जो है वर्तमान में जो है यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, यूपी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, मतलब मैं यहां की बात कर रहा हूं, ये कौन सा है, यहीं पर कौन सी जगह है, गंगा नगर जिला, ठीक है, हाँ, यहां पर क्या है, गंगानगर है ये, ठीक है। अब जिसको पढ़े हैं आप लोग उसकी बात कर रहा हूं मैं। और गंगानगर के पास में जो है एक नगर, एक जगह का नाम है, जो भारत का जो है सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र जगह है, जिसका नाम क्या है, अब सबसे अधिक वर्षा भारत में कहां पर होती है, पहले जो है चेरापूंजी हुआ करते थे, अब जो है मासिन राम साइट का जगह है उस पर, जहां पर ज्यादा वर्षा दर्ज किया जाता है। वैसी जो है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो है, जो सर्वाधिक तापमान जो दर्ज किया गया है अब तक गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, वही जो है उधर राजस्थान क्षेत्र में है, गंगानगर जिला है। और गंगानगर जिले में जो है हमारे क्षेत्र, तो इधर बिल्कुल पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर पंजाब, इधर राजस्थान कोने में, ठीक है। जगह का नाम है चूरू, जगह का नाम क्या है, चूरू। तापमान सर्वाधिक यहां पर ही है,
राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, कौन सा है, तो वहां पर जो एक क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र से, तो वहीं पर जो है सरस्वती और उनकी जो अवशेष के रूप में जो कहते हैं वर्तमान में घग्घर और हकरा नदी। कौन सा, घग्घर और हकरा। तो यहीं पर साइड में लिख दे रहा हूं मैं समझने के लिए आपका, ये घग्घर और हकरा नदी, ये पौराणिक जो है सरस्वती इनका ही अवशेष माना जाता है ये। और इसके ही किनारे जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल, हड़प्पाई स्थल, जहां से जो है काले रंग की चूड़ियां मिली हुई है। कौन सा, कालीबंगा। ठीक है, ये यहां पर है। ठीक है, किनके किनारे है ये, यहीं पर। अब देखो, इसीलिए एक चीज अगर याद कर लिया जाए तो कैसे फायदा करता है, एक चीज अगर याद कर लिया जाए तो बाकी औरों के लिए कैसा फायदा फायदा मिलता है, अब वो तो यहीं से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रही है। ज्योग्राफी को ज्यादा बेहतर पढ़ना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास समझ में आए, और इतिहास को और अच्छा समझना इसलिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें समाज और संस्कृति और अर्थव्यवस्था और रणनीति समझ में आए। जिनको भूगोल समझ में आ रहा होगा तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आएगा तो उनको क्या करेगा, बड़ा पछतावा कि भूगोल हम ठीक से समझ क्यों नहीं पाए। ठीक है, तो मैंने ब्रह्मऋषि प्रदेश, तो ये क्या है, गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र। अब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, ये यही जो है, ये जो क्षेत्र है इनका, ये जो क्षेत्र है पूरा, ये क्या कहलाएगा ये। ठीक है, ये क्या है, ब्रह्मऋषि प्रदेश। ठीक है, एक ही ये हो गया, ये किनारे वाला क्षेत्र ये हो गया यहां तक ये। अब उसके बाद फिर एक जो वर्ष है और एक जो क्षेत्र है वो है आर्यवर्त। चौथा नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, आर्यवर्त। ये भी नाम सुने होंगे। हाँ, जैसे पंडित पुरोहित लोग बार बार यही सब शब्द यूज कर रहे होते हैं और वो बातें जो समझ में खुद को नहीं आता होगा, वो अब जाके करके बात करेंगे, ये बातें कह सकते हैं आप, आर्यवर्त। तो ये एग्जैक्टली कहा जाए तो ये हिमालय से विंध्याचल तो पर्वत वाला जो क्षेत्र है, पर्वत के जो समीप क्षेत्र है, पर्वत का क्षेत्र। एक्चुअली किसकी बात करूं यहां पर मैं, हिमालय से, हिमालय से जो है विंध्याचल के बीच जो पर्वत का जो क्षेत्र है, पर्वत का जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, आर्यवर्त। ठीक है, इसमें ना आर्यवर्ते भारतवर्ष, जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते भारतवर्ष, यही है इनमें से है। तो ये जो है विंध्याचल पर्वत, ये क्या है, हिमाचल, हिमालय से जो है, हिमालय से विंध्याचल तक का पर्वत, उसमें जो हिमालय से विंध्याचल तक के पर्वत क्षेत्र। अभी देखो ये देखा जाए तो ये इस तरफ अगर हिमालय अगर मान लिया जाए, इस तरफ ऐसे, ऐसा अगर हिमालय मान लिया जाए तो यहां पर अगर देखें तो इस तरफ ये यहां पर विंध्याचल है, यहां पर क्या है, विंध्याचल। तो एक्चुअली इनके दो बीच का जो पर्वतीय क्षेत्र अगर कहा जाए तो यहां तो कोई पर्वत नहीं है, हमने तो दोआब वाला क्षेत्र अलग कर दिया ना। अब इसमें जो है देखा जाए तो यहीं पर जो है, ये यहां से जो है पर्वत में से पहाड़ी, कौन सा वाला, आरावली है, कौन सा है, आरावली। तो ये मान के चलो कि आरावली की जो थोड़ा पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, अगर इसको ऐसा मान लिया जाए, देखो बहुत एग्जैक्टली नहीं है, बस रफली हम समझने का प्रयास कर रहे हैं ना सब चीजों को वो। तो ये जो है इनको अगर ऐसा कर लिया जाए कि इसी में ये जो क्षेत्र है इसको ऐसा अगर मान लिया जाए थोड़ा सा, ये ऐसा वाला क्षेत्र। ठीक है, बहुत स्पष्ट नहीं है ना, रफली मैं बता रहा हूं मैं ये। तो ये क्षेत्र मान लिया जाए, ये क्या है, आर्यवर्त। ठीक है, ये लगभग की बात कर रहे हैं, ये पूरी बातें जो हम क्या चल रहे हैं, लगभग में चल रहा है। ठीक है, तो दिमाग में रहना चाहिए, एक कौन सा हो गया, आर्यवर्त। अब उसके बाद फिर जो है दो और क्षेत्र, तो एक क्षेत्र इसमें जो आया, एक क्षेत्र उसमें जो है वहां है, पांचवा क्षेत्र है, पांचवा क्षेत्र है उत्तरापथ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे पूरा काम आने वाले हैं ये उत्तरापथ।
ठीक, उत्तरापथ का मतलब उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, इनकी बात कर रहा हूं मैं, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में। विंध्याचल पर्वत के उत्तर मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ये जो क्षेत्र है यहां पर कौन सा? अब विंध्याचल मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? ये यहां पर क्या है? ये विंध्याचल पर्वत ना, ये क्या है? विंध्याचल पर्वत है। तो इसके उत्तर में ये जो तराई वाली, ये जो क्षेत्र है, निचला वाला क्षेत्र, ऐसा मान लिया जाए। ठीक, दिल्ली और आसपास वाला जो क्षेत्र है ऐसा, वो क्षेत्र, ये जो है विंध्याचल पर्वत के उत्तर में हिमालय की गिरी प्रदेश, विंध्याचल के उत्तर में कौन सा? जो पर्वत के उत्तर में हिमालय के गिरी, हिमालय का निचला प्रदेश, ये कौन सा कहलाएगा? उत्तरापथ। ठीक, अब उसके बाद 6वें नंबर पर जो है बड़ा क्षेत्र है दक्षिणापथ। कभी कभी जो है छत्तीसगढ़ के लिए भी जो है दक्षिणापथ कह देते हैं। तो ये क्या हुआ? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का प्रदेश, विंध्याचल के दक्षिण का प्रदेश, पूरा पूरा दक्षिण वाला क्षेत्र हमारा। ये पूरा दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये इधर का, ये क्या कहलाएगा? दक्षिणा पथ। ठीक, कभी कभी जो है छत्तीसगढ़ को भी जो है दक्षिणापथ कह देते हैं। ठीक है, पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिणापथ के स्वामी जो है कौन हुआ करते थे मरोत्तर काल में? उस समय दक्षिणापथ इस क्षेत्र पर अधिपत्य किसका था? सातवाहनों का था। छत्तीसगढ़ को जो है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक पर्टिकुलर समय में इस क्षेत्र का नाम क्या था? दक्षिणापथ था। समझ में आ रहा है ये? तो इस प्रकार से जो है वैदिक कालीन प्रमुख जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितने? ये 6 क्षेत्र। नंबर 1 क्या है? सप्त संधव प्रदेश। नंबर 1 क्या है? सप्त संधव प्रदेश। और नंबर 2 क्या है? ब्रह्मवर्त। नंबर 3 क्या है? ब्रह्मर्षि वर्त, ब्रह्मर्षि प्रदेश। नंबर 4 क्या है? आर्यवर्त। नंबर 5 क्या है? उत्तरापथ। और नंबर 6 क्या है? दक्षिणापथ। ये हमें भविष्य में जो है जब पूरी इतिहास को समझेंगे और विशेष रूप से जो है छत्तीसगढ़ की इतिहास को समझेंगे तब ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, कल जो है आप लोग नदियों के नाम वैदिक साहित्यों में क्या है वो, और दूसरी जो बातें इसमें हम, इसमें भौगोलिक तो हो गया, अब कुछ इसमें जो है वो 10 राजाओं के युद्ध वाला उसको पढ़ेंगे। फिर उसमें कुछ और नदियों के हैं और कुछ छुटपुट नाम है और वहां से शुरू कर लेंगे हम लोग जो है पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और दार्शनिक उनका जीवन। राइट, तो फैक्चुअली अब पढ़ करके आइए। कल मैं थोड़ा सा पहले पूछूंगा और उसके बाद फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? ठीक, थैंक यू।